my channel Gurukul. We are starting now class 10th NCERT Geography Chapter 5 Minerals and Energy Resources. पिछली क्लास में भी हम जो है मिनरल्स और एनर्जी सोर्सेज के बारे में जान चुके हैं और आज हम जो है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये देखिए लिखा है हरवन कम्स टू गुवाहाटी। हरवन जो है वो गुवाहाटी जाता है विद हिज फादर ए रिमोट विलेज। ही सीज पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउसेस। वो देखता है कि लोग जो है स्ट्रेंज हाउसेस में रहते हैं। विच मूव्स अलोंग द रोड। और जो है कहाँ की तरफ है घर? रोड की तरफ। ही ऑल्सो सीज ए किचन। वहाँ एक किचन भी देखता है। ड्रैगिंग ए नंबर ऑफ हाउसेज अलोंग इट। और इसके पास जो है नंबर ऑफ हाउसेस हैं। ही इज़ अमेज्ड एंड आस्क हिज फादर। वो आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने फादर से पूछता है वाई डोंट आवर हाउसेज मूव लाइक वन वी सॉ इन गुवाहाटी बा। हमारे हाउसेज ऐसे क्यों नहीं हैं जैसे ये गुवाहाटी में जो बाघ घर हैं यहाँ जो है। बा रिप्लाइज दीज आर नॉट हाउसेज। ये हाउसेज नहीं है, दे आर बसेस एंड ट्रेन्स। ये जो है बस है, ये मूविंग जो कर रहे हैं किचन इसमें है, लेकिन ये क्या है? बसेस हैं, ट्रेन्स हैं। अनलाइक अवर हाउसेज दीज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स। ये ब्रिक्स के नहीं बने हैं एंड स्टोन के भी नहीं बने। मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये आयरन के और एल्यूमिनियम के बने हैं। यूज्ड इन मेकिंग दीज दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। ये अपने आप नहीं चलते हैं। दे आर ड्राइवन बाई एन इंजन। ये इंजन से चलते हैं। विच नीड्स एनर्जी टू वर्क। इनको चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी हरवन जब गुवाहाटी आता है तो अपने फादर के साथ छोटे छोटे जो आपके डिब्बे हैं ट्रेन के वो देखता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये घर है, लेकिन वो होते क्या है? ट्रेन और बसेस होते हैं। उसने पहले कभी देखा नहीं होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन अवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। देखिए हम अपने डेली लाइफ में कई सारे मेटल्स को देखते हैं। जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, स्टील होगा, पीतल होगा, आयरन होगा, है ना। कैन यू लिस्ट ए नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल्स? वेयर डू दीज मेटल्स कम फ्रॉम? क्या आपको अंदाजा है ये मेटल्स कहाँ से आते हैं? यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारी अर्थ जो है वो डिफरेंट मेटल वाली रॉक से बनी हुई है। हमारी अर्थ किससे बनी है? रॉक से बनी हुई। और रॉक्स किसके बने हुए हैं? विद डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स। कई सारे मेटल्स जो है इन मिनरल्स से निकाले जाते हैं। आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट, इनकी रिफाइनिंग होती है, फिर इनको इन मिनरल से मेटल अलग किया जाता है। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। मिनरल्स जो है हमारे उसका जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम ए टिनी पिन टू टॉवरिंग बिल्डिंग। ऑलमोस्ट हर चीज़ एक टिनी पिन से लेकर के टॉवरिंग विशालकाय बिल्डिंग तक, बड़े शिप तक, सारी चीज़ें जो है ज़्यादातर जो है मेड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स से या मेटल्स से बनती हैं। आप रेलवे लाइंस ले लीजिए, रोड्स ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए जिनसे हम जो घर में कपड़ा सिलते हैं या इंडस्ट्री चलते हैं, वो सभी चीज़ें जो सब मशीनरी जो है आर टू मेड फ्रॉम मिनरल्स। सभी जो है मिनरल्स से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल कार है, बसेस है, ट्रेन्स है, एरोप्लेन्स है, सभी का मैन्युफैक्चरिंग किससे होता है? फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज डायरेक्ट फ्रॉम अर्थ। और ये सब किससे चलती हैं? पावर से चलती हैं। जो कि कहाँ से निकलती है पावर? अर्थ से। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स। यहाँ तक कि हम जो फूड खाते हैं वो भी, उसमें भी क्या होते हैं? मिनरल्स। कहते हैं इसमें ये मिनरल है, इसमें फलाना मिनरल है, आयरन है, जिंक है। तो फूड में भी मिनरल्स पाए जाते। अब आपका ये फूड मिनरल कहाँ से आए? तो आपको जो प्लांट उगते हैं ज़मीन में, मिट्टी में है, तो मिट्टी में आपके मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स जो है प्लांट जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हीं प्लांट से हम खाना खाते हैं। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लिवलीहुड। हर समय, पुराने समय से ही और आज भी हमारे जीवन में लोग जो है अपनी लिवलीहुड के लिए,
अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी इनकम के लिए जो है, या डेकोरेशन, घर को डेकोर करने के लिए, जैसे आपका फेस्टिवल्स पे, रिलीजियस कोई फेस्टिवल है या कोई सेरेमनी राइट्स है, उन सब पर डेकोरेशन के लिए मेटल्स या मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम होली दिवाली पे आपका जो रंगोली बनाते हैं, उसमें रंगोली में देखना चमकीला पदार्थ मिला होता है, दैट इज़ माइका। तो माइका क्या है? मिनरल्स है। तो डेकोरेशन के लिए इस तरीके से हम जो है मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने मेकअप का सामान इस्तेमाल करते हैं, उसमें देखिए उसमें भी माइका पाउडर होता है। तो इससे देखो आप मेकअप कर रहे हैं, उसमें भी जो है मिनरल्स हैं। तो हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में जो है मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स में। और रॉक्स कहाँ है? हमारे अर्थ के लेयर्स में। टूथपेस्ट क्लीन योर टीथ। अब देखिए टूथपेस्ट मेकअप में भी इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। क्लीन्स योर टीथ, टूथपेस्ट जो आपके दांत साफ करता है। एब्रेसिव मिनरल्स लाइक, इसमें भी मिनरल्स होते हैं, जैसे सिलिका है, लाइमस्टोन है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स क्लीनिंग, इसमें फॉस्फेट होता है। फ्लोराइड, एक फ्लोराइड मेन चीज़ जो है आपकी लाइमस्टोन, एल्युमिनियम और फ्लोराइड। फ्लोराइड किस लिए इसमें इस्तेमाल होता है? विच इज़ यूज टू रिड्यूस कैविटीज़, जो हमारे दांतों में खड्डे हो जाते हैं, काले काले बच्चों के में, बड़ों के में, उन खड्डों से मुक्ति पाने के लिए जो है ना हो, तो फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ टूथपेस्ट आर मेड ऑफ वाइट टाइटेनियम ऑक्साइड, ज़्यादातर वाइट टूथपेस्ट जो है वाइट टाइटेनियम ऑक्साइड से बनते हैं। विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कार्ड रिटाइल, और ये भी अलग मिनरल से निकाला जाता है, जैसे आपका रिटाइल है, इल्मेनाइट है, एंटेस्ट है। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम फ्रॉम माइका, और जो स्पार्कल होता है, मैंने बताया स्पार्कलिंग चीज़ें जो होती हैं वो माइका से आती हैं। आपके मेकअप में हो, टूथपेस्ट में हो, जैसे आप क्लोजअप टूथपेस्ट देखिए उसमें स्पार्कलिंग होगा, तो वो किससे बनती है? माइका से। द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट, अब टूथब्रश है वो प्लास्टिक का बना है, ये भी क्या है? ये सब मेटल ही पेट्रोल से निकलता है। और ट्यूब है, ये सब जो है प्लास्टिक से बनते हैं, जो किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम क्या है? मिनरल है, और दैट इज फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, अर्थ लेयर। ठीक है। फाइंड आउट वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड, ये सारे मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? तो हमने बताया इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, बिटवीन द लेयर्स ऑफ, जैसे ये आगे चलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स, सभी लिविंग थिंग्स, चाहे हम हों या पेड़ पौधे हों या एनिमल्स हों, सभी को मिनरल्स की आवश्यकता होती है। लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट ऑकर विदाउट मिनरल्स, लाइफ प्रोसेसेस जो है विदाउट मिनरल्स के नहीं प्रोसेस नहीं कर सकते। Although our minerals intake represent only about 0.3% of our total intake of nutrients, हालांकि हम अपने न्यूट्रिएंट्स का केवल 0.3% जो है वो इंटेक करते हैं। दे आर सो पोटेंट एंड सो इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी जो है विदाउट देम वी वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द 99.7% ऑफ फूड। हम जो फूड खा रहे हैं 99.7%, उसमें उसको हम पचा नहीं पाएंगे, वो हमारे इस्तेमाल का, हमारे मतलब का नहीं, हमारी बॉडी को लगेगा नहीं जब तक इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। कहते हैं बच्चे खाना खा रहे, न्यूट्रिएंट्स नहीं उनको मिल रहे, तो मजबूत नहीं हो पा रहे। खाना खा रहे तो भी नहीं मजबूत है, क्योंकि उसमें उनके खाने में वो चीज़ें नहीं हैं, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। व्हाट इज मिनरल? जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज ए होमोजेनस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपकी, एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ इस चैप्टर का है ये। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स, जियोलॉजिस्ट ने मिनरल्स की क्या परिभाषा दी है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ये देनी पड़ेगी, बस इतना ही, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। जियोलॉजिस्ट ने मिनरल्स को बताया है होमोजेनस, ये जो है एक ही जैसे पदार्थों से बना है, नेचुरली ऑकरिंग, ये नेचुरली बनते हैं, मनुष्य को इन बनाने में इसका कोई हाथ नहीं है, अपने आप ये अर्थ के अंदर बने हैं। विद ए डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, एक इंटरनल जो जमीन है उसके अंदर जो है एक अपने आप नेचुरली ये बने हैं, और ये सभी एक जैसे ही तत्वों से बने हैं, एक जैसी सब्सटेंसेस से बने। बस ये होता है किसी मिनरल में कोई सब्सटेंस कम है और कोई सब्सटेंस ज़्यादा है।
और हीट और प्रेशर का अंतर हो जाता है ज़मीन में। तो इस तरीके से जो अपना कलर और अपनी हार्डनेस जो है रिकवर करते हैं। अब देखिए कोई मेटल जो है वो हार्ड ज़्यादा होती है और कोई मेटल जो है हार्ड कम होती है। कलर भी किसी का रेड है, किसी का येलो है, किसी का पेल है, किसी का वाइट है, किसी का ब्लैक है। तो ये सब जो है इनके ज़मीन के अंदर जो है कहाँ किस हीट में, कितनी हीट में है उस पर डिपेंड करता है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर। मिनरल्स जो है वेरियस फॉर्म में ये नेचर में पाए जाते हैं। रेंजिंग फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड से लेकर के सॉफ्टेस्ट टॉक तक, मतलब जमीन के अंदर हार्डेस्ट से हार्डर मेटल जैसे आपका डायमंड है और सॉफ्टेस्ट से सॉफ्टेस्ट मेटल जो मिनरल जो है टाल्क, ये तक पाए जाते हैं। वाई आर दे सो वेराइड, ये इतने वराइड क्यों हैं, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। तो ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर, जमीन में अर्थ में कहीं हीट और प्रेशर कम है, कहीं ज़्यादा है। और फिर अकॉर्डिंग टू टाइम इन मेटल्स को, इन मिनरल्स को बनते कितना समय हो गया। अब पेट्रोलियम देखिए, कोयला देखिए, इनको बनने में क्या लाखों करोड़ों वर्ष का समय और हीट और प्रेशर दोनों लगते हैं। और उसमें जब पेड़ पौधे जो है दबे रहते हैं, जीव दबे रहते हैं, उन पर हीट प्रेशर पड़ता है तो वो कोयला और पेट्रोलियम बन जाते हैं। आगे चलते हैं। यू ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स, आपने ऑलरेडी रॉक्स के बारे में पढ़ा है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स में ये डेफिनेशन 2 लाइन की आप देख लीजिए। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस सब्सटेंस। रॉक्स जो है होमोजेनस मतलब सेम, होमोजेनस का मतलब क्या, सेम सब्सटेंसेस से बने होते हैं सभी मिनरल्स, बस उनका जो है प्रपोर्शन अलग होता है मिनरल्स में। पीतल के उसमें मेटल में अलग है, स्टील में अलग है, और आपका तांबे में अलग है। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मिनरल ओनली। कुछ रॉक्स में से केवल जो है सिंगल मिनरल्स होता है, जैसे आपका लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। अब चूना पत्थर वाली आप जहाँ कहीं आपको रॉक मिले उसमें सिंगल जो है मिनरल पाया जाता है। बट मेजोरिटी ऑफ रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रपोर्शन। लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ रॉक्स में आपको ये मिनरल्स जो है प्रपोर्शन में पाए जाते हैं, मतलब एक रॉक में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। आल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। हालांकि हमारे यहाँ जो है हमारे रॉक्स में, हमारे इंडियन रॉक्स में लगभग 2000 से ज़्यादा मिनरल्स की पहचान हो चुकी है। ओनली ए फ्यू आर एबंडेंटली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द रॉक्स। लेकिन 2000 का कोई यूज नहीं है हमारे यहाँ जो है, सिर्फ बहुत कम ही जो है वो पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। ए पर्टिकुलर मिनरल दैट बी फॉर्म फ्रॉम ए सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन अंडर विच मटेरियल फॉर्म्स। कोई मेटल जो है किस तरीके से फॉर्म होती है वो डिपेंड करता है वहाँ के फिजिकल और केमिकल कंडीशन। जमीन के अंदर मिलते हैं तो वहाँ की फिजिकल कंडीशन क्या है और केमिकल कंडीशन क्या है, वहाँ कौन कौन सी केमिकल अंदर है, जिससे जो है ये मेटल मिनरल जो है वो तैयार होते हैं। दिस इन टर्न रिजल्ट इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स। और इसी वजह से इनके कलर्स भी जो है वो अलग अलग होते हैं। हार्डनेस भी अलग होती है, क्रिस्टल फॉर्म्स भी, किसी क्रिस्टल कण जो है वो बड़े या छोटे होते हैं, किसी के आपके पंचगुनी हो जाते हैं, जैसे आपके आयरन, उसके क्या नाम, हीरे के लश्चर, उनकी चमक, उनकी डेंसिटी, सभी जो है पर्टिकुलर मिनरल्स की जो है वो अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन आपके केमिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट अंडर द अर्थ। जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई मिनरल्स। जियोलॉजिस्ट जो है वो प्रॉपर्टीज का, मिनरल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं कि मिनरल्स में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इनके गुण हैं। बट जियोग्राफर्स का जो सोच है वो कुछ क्या हो जाता है, डिफर होता है। जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज ए पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। जियोग्राफर्स जो है
वो मिनरल्स को अर्थ क्रस्ट का सिर्फ एक पार्ट मानते हैं, जमीन की ऊपरी लेयर का क्या मानते हैं, सिर्फ एक पार्ट मानते हैं, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। वहाँ का लैंड फॉर्म है आपका, पहाड़ी है या प्लेट्यू है या प्लेन एरिया है, तो उसका सिर्फ एक पार्ट के रूप में उसका स्टडी करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, वो मिनरल या मेटल कंट्री के या आपके कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में कितना है, इसमें उनका इंटरेस्ट होता है केवल। बट जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थोड़ी अलग ही इंटरेस्ट है, उनका अलग इंटरेस्ट होता है। ए जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो ये नहीं सोचता है कि ये मिनरल या मेटल कहाँ कितना पाया जा रहा है, या इसका लैंडफॉर्म के बनने में क्या डिस्ट्रीब्यूशन वो है, इम्पोर्टेंस है। वो ये सोचते हैं कि ये मिनरल जो है इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये बना कैसे है, और इसकी एज कितनी है, और इसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, जियोग्राफर और जियोलॉजिस्ट में ये अंतर है। However, for general and commercial purposes, minerals can be classified under However, for general purposes, commercial purposes, minerals can be classified as under। अब मिनरल्स को हम देखिए निम्न तरीकों से जो है वो क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनकी टाइप्स बना सकते हैं। अब इतने सारे मिनरल्स हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा किस तरीके का मिनरल है, तो उसके लिए हमको क्लासिफिकेशन दिया गया है मिनरल्स। ये देखिए, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, ये मिनरल्स कहाँ, ये आप पहले ही उसमें बता चुके हैं कि मिनरल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट के नीचे लेयर में पाए जाते हैं, और ये ओर फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, हम इनका डायरेक्ट कोई बर्तन बनाने में या कोई चीज़ बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले इसकी रिफाइनिंग की जाती है, तब ये मिनरल्स जो है इस्तेमाल में, तभी मिनरल्स बनते हैं। जब इनमें अशुद्धता है, प्योर नहीं है, तो इनको ओर बोलते हैं। द टर्म्स ओर इज यूज्ड एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। ओर शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब इसके अंदर एक मिनरल के अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। जब जमीन से मान लीजिए मैग्नीज निकाला, पत्थर है और उसमें मैग्नीज है, और भी चीज़ें इसमें एलिमेंट्स जो है शामिल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये मैग्नीज का क्या है, ओर है। फिर जब उसकी रिफाइनमेंट करते हैं तो पत्थर अलग कर दिया जाता है, और जो उसमें एलिमेंट शामिल वो अलग कर देते हैं, और मैग्नीज जो है वो अलग कर, मतलब लेकिन उसमें मैग्नीज जो ज़्यादा मात्रा में, इसलिए हम उस पर्टिकुलर पीस को हम क्या बोलते हैं, ओर ऑफ मैग्नीज। द मिनरल कंटेंट ऑफ ओर मस्ट बी sufficient concentration to make it extraction commercially viable। उस पर्टिकुलर पीस में ओर में जो है सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए पर्टिकुलर मेटल का या मिनरल का। मान लीजिए कोई पीस है ओर का और उसमें आपका मैग्नीज बहुत कम है और एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो हम उस कॉमर्शियली उसमें से मैग्नीज नहीं निकालें। तभी हमारे देखो इंडिया में कहीं मैग्नीज ज़्यादा निकलता है और कहीं पर नहीं निकलता, या कहीं पर कम निकलता है। ऐसा क्या कारण है, मैग्नीज जो ज़्यादातर हर जगह है, लेकिन क्या है किसी रॉक्स में मैग्नीज के अंश जो कम है और कहीं पर क्या है ज़्यादा है, तो हम कॉमर्शियली वहीं पर उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं जहाँ पर रॉक्स में या रॉक्स के पीस में ओर में ज़्यादा कंसंट्रेशन मैग्नीज का पाया जाता है। मतलब मैग्नीज का पार्ट उसमें कम है, वो ज़्यादा होता है, और बाकी के एलिमेंट्स का पार्ट कम होता है, तो वहाँ पर कॉमर्शियली उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनको निकालते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन structure in which they are formed determines the relative ease which minerals ore may be mined। इस तरीके का फॉर्म जो आपका रॉक्स का मिनरल्स का जो फॉर्मेशन है वो डिटरमिन करता है कि विद ईज मिनरल्स ओर में बी माइंड, कि मिनरल्स जो है मिनरल ओर जो है वो उनको निकाला जा सके। दिस आल्सो डिटरमिन्स, ये भी डिटरमिन करता है, निश्चय करता है द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि इन मिनरल्स को निकालने में कॉस्ट कितना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा है, कोई रॉक्स का पीस है, उसमें मिनरल्स हैं और उसमें अगर मैग्नीज कम है और बाकी एलिमेंट्स ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा गहराई में है, तो उनको निकालने में क्या करते हैं, कॉस्ट जो है वो क्या लगती है, ज़्यादा लगती है।
It is therefore important for us to determine, to understand the main type of formation in which mineral occur. इसलिए हमें जरूरी है कि हम ये जाने किस तरीके के फॉर्मेशन में मिनरल्स होते हैं। हर मिनरल का क्या होता है, फॉर्मेशन अलग होता है, अलग तरीके से ये बनते हैं, अलग रॉक्स में बनते हैं। तो आइए जानते हैं मिनरल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और किन किन तरीके की रॉक्स में होती है। मिनरल्स जनरली ऑकर इन दीज फॉर्म्स। नंबर 1, मिनरल्स जो है अलग अलग रॉक में अलग अलग जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। अब आपका आयरन है, ये किसमें मिलता है, इग्नियस रॉक्स में मिलता है, क्योंकि इसको बनने के लिए बहुत समय से गर्मी की आवश्यकता, खौलती गर्मी की आवश्यकता होती है। और ये किसमें होती है, इग्नियस रॉक्स में। जब अंदर की गर्मी निकल के, गर्म रॉक्स निकल के बाहर आती हैं तो उसमें आयरन पाया जाता है। तो इग्नियस रॉक्स से बनती हैं, गर्म मैग्मा से बनती हैं, तो इन्हीं में जो आयरन होता है। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर इन दीज क्रैक्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो आल्सो में ऑकर इन क्रैक्स। इन क्रैक्स में बनती है। जो आपके रॉक्स हैं वो जमीन के अंदर जो लेयर हैं, जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, उनकी में क्रैक पड़ जाते हैं। ज़्यादा गर्मी, एकदम प्रेशर, मौसम टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से क्रैक पड़ जाते हैं। और सर्विक्स, फॉल्ट एंड जॉइंट्स पड़ जाते हैं। ठीक है, उनमें जब लावा मैग्मा जो होता है वो जब ऊपर चढ़ता है तो उनमें क्रैक्स में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इस तरीके से इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड वेंस। जो स्मॉलर ऑकरेंस होती है, मतलब रॉक्स, ये आपकी रॉक्स रही, ठीक है, सॉरी, ये मान लीजिए ये अर्थ क्रस्ट है, ये बीच में इनमें देखिए गैप है कि नहीं, इनमें क्या है, इनमें जो है ये क्रैक्स हैं, फॉल्ट हैं। और देखिए मान लीजिए एक क्रैक ऐसा है, तो लावा या मैग्मा जो है ये ऐसा है, तो इन्हीं में से जो है आगे बढ़ता है। ये देखिए इन्हीं के साथ आगे बढ़ेगा और इन्हीं के अंदर जो है क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ये एरिया है, ये खाली एरिया, इसको मिलकर क्रैक्स वगैरह ये इनमें जम जाएगा। तो यहाँ कौन सी रॉक्स बन जाएंगी, आपकी इग्नियस रॉक्स बन जाएंगी। और इनको हम ये वेंस बोलते हैं, इनको ये पतली पतली वेंस है, तो ये इग्नियस रॉक्स कौन सी हो गई, वेंस। और जो लार्जर मोटी आपकी बन जैसे ये है, तो इनको क्या कहते हैं, लॉज संरचना। कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, लॉज। पतली वाली या छोटी वाली जो है वो आपकी वेंस है, और लार्जर जो मोटे लेयर बन जाती है उसकी इग्नियस रॉक्स की, तो लॉज कहलाती है। इन मोस्ट केसेस दे आर फाउंड व्हेन मिनरल इज लिक्विड। ये ज़्यादातर तभी बनती हैं जब मिनरल्स लिक्विड पोजीशन में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और मोल्टन, पिघली हुई अवस्था में, गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू द कैविटीज टुवर्ड द अर्थ क्रस्ट। मैंने आपको बताया ये अंदर बीच में जो ये कैविटीज है ना, इनके बीच में, अब ये देखिए ऐसी रॉक्स हैं, अब ये भी कैविटी हो गई, इनके बीच में कैविटी। इनमें जब मोल्टेड और गैसियस फॉर्म में मैग्मा नीचे से बढ़ता है ऐसे आगे की तरफ, इस तरीके से ऐसे, तो क्या करता है, इन कैविटीज को क्या कर देता है, पूरा फुल कर देता है ये, और इन्हीं में क्या हो जाता है, जम जाता है। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज राइज। और जैसे जैसे ये राइज करता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, कूल और सॉलिडिफाई होता चला जाता है। मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लीड। ज़्यादातर जो आपके मेटेलिक मिनरल्स हैं जिनसे आपके बर्तन वगैरह बन सकते हैं, जैसे टिन है, कॉपर है, जिंक है, ये इसी तरीके से कूल और सॉलिडिफाई इग्नियस रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में होते हैं। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेंस एंड लॉज। और ये किससे मिलते हैं, इसी तरीके की वेंस और लॉज से मिलते हैं। अच्छा, अब ये तो आ गया आपके इग्नियस रॉक्स में पाए जाने वाले मिनरल्स। और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, उनमें आपके हुए टिन, कॉपर, जिंक, लीड एटसेट्रा। अभी देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स के।
सेडिमेंट्री रॉक्स आप जानते होंगे कि इग्नियस रॉक्स जब वेदर्ड होती है, जब टूटती है और दूसरी जगह जाकर के फिर से जम जाती है और फिर एक नई रॉक का निर्माण कर लेते हैं, तो उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और इनमें क्या हो जाती है, लेयर्स बन जाती हैं, सेडिमेंट जमा हो जाते हैं नए नए अलग अलग, तो इनको लेयर वाली रॉक बोलते हैं। ठीक है, दे हैव, इनमें लेयर होती है इसलिए लेयर रॉक्स होते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, क्योंकि ये डिपोजिशन के वजह से बनते हैं। आपका जो इग्नियस रॉक्स, वेदर्ड रॉक्स आता है और डिपॉजिट हो जाता है, उसके एक्यूमुलेशन से और फिर कॉन्सेंट्रेशन मतलब बिल्कुल कठोर हो जाने से जो है ओरिजिनल स्टेटा में इनका निर्माण होता है। जैसे कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन आर हैव बीन कॉन्सेंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। इसी तरीके से आपका कोल बनता है। कोल देखिए, ये आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये क्या हो गए, गिर गए पानी में या किसी तूफान की वजह से गिर गए और ये ऊपर से इन पे क्या जम गई, समय दर समय इन पे मिट्टी क्या हो गई, भर गई। और फिर क्या होता है, अब इसके अंदर जो है प्रेशर लगेगा ऊपर से, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। और ऊपर की गर्मी, जब अंदर कोई गैस जा नहीं पा रही है तो ऊपर क्या होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा, हीट और प्रेशर दोनों हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर के जो है इसको बिल्कुल इसकी जो अवस्था है उसको चेंज कर देंगे और वो पेड़ पौधे जो हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, कोयले में। और जो जीव इनमें फंस गए हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके लेयर रॉक बनती है। आगे चलिए। Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash, salt and sodium salt. आपके देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन शामिल है, जिप्सम, जैसे आप सीमेंट बनता है ना, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स से निकलती है। जिप्सम है, पोटाश है, सॉल्ट नमक, सोडियम साल्ट सोडियम वगैरह। दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन। ये किससे बनता है, मान लीजिए एरिड रीजन, राजस्थान है, रेगिस्तान है, तो उनमें क्या होता है, पानी के इवेपरेशन, पानी तो इवेपरेट हो जाता है और लगातार इनका जो है वो एक्यूमुलेशन होता रहता है, नमक का, सोडियम का, सॉल्ट का, पोटाश का, तो उससे जो है ये बनते जाते हैं। तो देखिए कोल का निर्माण अलग तरीके से हुआ है और ये आपके जैसे जिप्सम है, पोटाश है, सॉल्ट है, सोडियम है, इनका निर्माण जो है वो सेडिमेंट्री रॉक से ही है भी, लेकिन ये किससे बने, एवेपोरेशन से। और कोल जो है वो हीट एंड प्रेशर की वजह से और कई समय तक, बहुत लंबे समय तक जमीन में अंदर कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से जो है पेड़ों और पौधों जीवों के कोल का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं। Another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ores. Bauxite is formed this way. कभी कभी क्या होता है कि रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, डीकम्पोजिशन, रॉक्स टूट जाते हैं। देखिए, दिस फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डीकम्पोजिशन, टूट जाना, इसमें सरफेस रॉक्स में टूटती हैं एंड रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स, और जो सॉल्युबल मतलब जो गल जाने वाले जो सॉफ्ट मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। अंदर से जो हार्ड मटेरियल निकलता है, मिनरल निकलता है, उसी से जो है रेसिडुअल मास ऑफ वेथर्ड मटेरियल, वो आपका क्या रह जाता है, हार्ड मिनरल रह जाते हैं, कंटेनिंग ओर्स। लेकिन ये किस अवस्था में निकलते हैं, और इसमें एक से ज़्यादा तत्व पाए जाते, सब्सटेंसेस होते हैं। अब जो बॉक्साइट बनता है, बॉक्साइट मतलब बॉक्साइट से क्या निकलता है, बॉक्साइट से आपका नहीं, ये आपका ओर है, फिर इसको जब रिफाइन किया जाता है तो इससे क्या निकलता है, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम से क्या बनते हैं, आपके शिप्स बनते हैं, आपके बर्तन बनते हैं, और ट्रेन वगैरह के बनने में, बस वगैरह के बनने में इसका एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। तो एल्युमिनियम किससे बनती है, डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। आपसे पूछा जाए कि हाउ बॉक्साइट इज फॉर्म्ड, तो आप बताएंगे फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स इट फॉर्म्स। तो आपके 3 तरीके हो गए। नंबर 1 फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रॉक्स, और दूसरा है आपका एवेपोरेशन से, और थर्ड है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल दिया है। मिनरल कितने तरीके के होते हैं,
नंबर 1 मेटेलिक, नंबर 2 नॉन मेटेलिक और एनर्जी मेजरर्स। अब मेटेलिक आपके कौन से हैं? देखिए, जो मेटल जिनसे आप कोई चीज बना सकते हैं, बर्तन है, मशीन है, जैसे फेरस आपका लोहा, मैग्नीज, निकल, फेरस और मैग्नीज मिलकर क्या बनता है? स्टील बनता है कि नहीं बनता? निकल, कोबाल्ट, ये आपके हैं मेटेलिक। नॉन फेरस, अब इसमें भी आपका फेरस और नॉन फेरस मतलब जिसमें लोहांश पाया जाता है, ये जो आयरन का अंश पाया जाता है वो आपके फेरस होते हैं। और नॉन फेरस कौन से हैं? जैसे आपके कॉपर है, लीड है, टिन है, बॉक्साइट, ये नॉन फेरस मतलब इसमें आयरन का अंश जो है बिल्कुल नहीं होता है। प्रीसियस, महंगे वाले, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। नॉन मेटेलिक कौन से हैं? माइका, सॉल्ट, ये आप इससे कोई बर्तन या कोई चीज नहीं बना सकते आप। माइका है, सॉल्ट है, नमक है, पोटाश है, सल्फर है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, सैंडस्टोन। ये तो आपके पत्थर है, इनका इस्तेमाल किसमें होता है? बिल्डिंग में होता है। ये देखिए, ये इनका इस्तेमाल किसमें होता है? बिल्डिंग बनाने में। और ये पोटाश, सॉरी, ये पोटाश और सल्फर, इनका इस्तेमाल किसमें होता है? फर्टिलाइजर बनाने में। माइक और ये साल्ट का तो कॉमन यूज है खाना में और चीज़ों में। माइका मेकअप में और आपका बिजली के सामान बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। एनर्जी मिनरल्स आपके कौन से थे? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। या इनसे आपको क्या मिलते हैं? कोल जला के एनर्जी मिलती है, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से। और देखिए, 4th टाइप ऑफ मिनरल्स। सर्टेन मिनरल्स ऑकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट्स। कुछ मिनरल्स जो है आपके वो एल्यूवियल डिपॉजिट्स में पाए जाते हैं, मतलब नदी के द्वारा जो डिपॉजिट कर दिया है, जो अपने साथ कंकड़, पत्थर, बजरी, मिट्टी जो लेके जाती है, सांड जो लेके जाती है, उसको हम जो, और वो कहीं जाकर के जमा करती थी, उसको हम क्या कहते हैं? एल्यूवियल डिपॉजिट कहते हैं। और ये जब डिपोजिशन आपका कहाँ होता है? वैली फ्लोर्स में एंड द बेस ऑफ हिल्स। जब हिल खत्म हो रहा है, पहाड़ी खत्म हो रही है, उनके बेस पर जब ये जमा कर देती है जाकर के एल्यूवियल फैंस के रूप में, उसमें जो है इस तरीके के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और इन डिपॉजिट्स को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेसर डिपॉजिट्स? आप इसको देख के रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड जनरली कंटेन द मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाई वाटर। और इन प्लेसर डिपॉजिट्स में वो मिनरल्स होते हैं जो वाटर उनको क्या नहीं कर सकता? तोड़ नहीं पाता है, इरोड नहीं कर पाता है। जैसे आपके गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है। ये गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनियम, ये सभी जो है आपके एल्यूवियल डिपॉजिट्स में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके ये तो हो गए आपके प्लेसर डिपॉजिट्स वाले मिनरल्स। अब आपके पढ़ेंगे ओशियन वाटर वाले मिनरल्स। ओशियन वाटर में भी जो है आपके मिनरल्स पाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज टू वाइडली डिफ्यूज टू बी द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। लेकिन ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए जो है वो कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे ओशियन से मिनरल्स निकालना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं, तो कम निकाले जाते हैं। हाउएवर कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड आर लार्जली डायरेक्ट फ्रॉम ओशियन वाटर्स। फिर भी जो है कॉमन जो आपका जो खाने वाला जो नमक है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइड है, ये ओशियन वाटर से निकाल लिए जाते हैं। द ओशियन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स। ओशियन बेड्स में भी जो है बहुत सारे जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें जो है मैग्नीज नोड्यूल्स जो है सबसे ज़्यादा होता है। अर्थ से भी ज़्यादा जो है मैग्नीज जो है वो ओशियन के बेड में पाया जाता है, लेकिन उनको निकालना जो है वो क्या बहुत मुश्किल है। तो 5 तरीके के फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग जो है आपके मिनरल्स जो 5 तरीके से पाए जाते हैं। नंबर 1 आपके हीट एंड प्रेशर के दबने से, कॉन्सेंट्रेशन होने से मिनरल्स बनते हैं। नंबर 2 आपके एवेपोरेशन, जैसे आपके साल्ट है, जिप्सम है, तो आपका पोटास है, ये कैसे बनते हैं? एवेपोरेशन से बनते हैं। तीसरा आपका कैसे बताया था? डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स से, और उसके रॉक्स से। रॉक्स आपका डिकम्पोज होता है और उससे जो अंदर से जो मिनरल्स निकल आते हैं उनको क्या कहते हैं? उससे बॉक्साइट निकलता है। फिर आपका ये एल्यूवियल डिपॉजिट में आपको मिलते हैं, इनको प्लेसर डिपॉजिट्स बोलते हैं। इनमें आप गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम ये होते हैं। ओशियन वाटर में आपके मिलते हैं, लेकिन इनको निकालना जो है बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए कम निकाले जाते हैं। फिर भी साल्ट वगैरह है उसको निकाला जाता है। ओशियन के बेड में भी, ओशियन के ऊपर भी है, ओशियन के बेड में भी जो मिनरल्स होते हैं
उसमें सबसे ज़्यादा जो है मैग्नीज पाया जाता है। रेड होल माइनिंग, डू यू नो व्हाट द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड। ज़्यादातर मिनरल्स जो है हमारे यहाँ कैसे है, नेशनलाइज्ड है। एंड द एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब आप गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते हैं तभी जो है वो आप इससे निकाल सकते हैं। बट इन द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाई इंडिविजुअल्स। लेकिन आपके नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स वाला जो एरिया है वहाँ पर मिनरल्स जो है उसके मालिक जो है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ भी हैं। इन मेघालय देयर आर लार्ज डिपोजिट्स ऑफ कोल। मेघालय में बहुत ज़्यादा कोल का डिपोजिट्स है, आयरन का है, लाइमस्टोन का है और डोलोमाइट का है। नॉर्थ ईस्ट जो है वो जाना ही जाता है मिनरल्स के डिपोजिशन के लिए। कोल माइनिंग इन जोआई, कोल माइनिंग इन जोआई एंड चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल। लॉन्ग नैरो टनल इस तरीके से जमीन के अंदर टनल बना ली जाती है और इसमें घुस करके जो है वो माइनिंग करते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं। द नेशनल, इसको हम बोलते हैं रेड होल माइनिंग। जब प्राइवेटली मतलब पर्सनली इंडिविजुअली जो है फैमिली के फैमिली घुस करके माइनिंग करते हैं, मिनरल्स को निकाल लेते हैं, तो इसको हम रेड होल माइनिंग कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रेड होल माइनिंग। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज इलीगल। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको, इस एक्टिविटीज को इलीगल मान लिया है एंड रिकमेंडेड दैट दी शुड बी स्टॉप फॉरविथ। और ये माना है कि इसको स्टॉप किया जाना चाहिए। इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरीड मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया जो है वो मिनरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में क्या है, रिच है। कई सारे मिनरल यहाँ पाए जाते हैं। हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, हालांकि ये अनइवनली है, किसी स्टेट में किसी एरिया में कम है किसी में ज़्यादा है। ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिनसुलर रॉक कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व ऑफ कोल मिनरल्स, माइका एंड मैनी अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ब्रॉडली स्पीकिंग कहा जाता है कि पेनिनसुलर रॉक, पेनिनसुलर इंडिया जो है वहाँ के रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स के भंडार हैं। जैसे आपके कोल, कोयला है, मेटेलिक मिनरल्स यानी जो आपके बर्तन या मशीन बनाने वाले जो मेटल्स होते हैं उनके, माइका के, इनके जो है बहुत ज़्यादा भंडार है। नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला, ये आपका पेनिनसुला कहते हैं, ऐसे तिकोने पार्ट्स को कहते हैं जो आपके तीन ओर से किससे हो रहता है, पानी से। और ये भारत का ऐसा ही तो हिस्सा है। तो आपका ये वाला सा यहाँ क्या है, गुजरात है, यहाँ क्या है आपका आसाम है। तो इन दोनों हिस्सों में पेनिनसुला के इसके दोनों हिस्सों में, इस गुजरात इधर असम, इन दोनों में क्या है, पेट्रोलियम डिपॉजिट पाए जाते हैं। और यहाँ क्या है, राजस्थान है, सॉरी राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज रिजर्व ऑफ मैनी मिनरल्स। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। आपके कांच है, सोना है, चांदी है, आयरन है, इस तरीके के राजस्थान में बहुत सारे मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। जो वास्ट एलुल प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया का, जो आपका पंजाब, हरियाणा और यूपी, बिहार वाला जो एरिया है, इसमें जो है मिनरल्स निकालना जो है इकोनॉमिकली जो है बहुत बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ मिनरल्स बहुत कम है, क्योंकि यहाँ रॉक्स नहीं, यहाँ क्या डिपॉजिट है एल्यूमिनियम का, इसलिए यहाँ पर मिनरल्स जो है वो कम पाए जाते हैं। दीज वेरिएशंस एग्जिस्ट लार्जली बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये मिनरल्स कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इसका मुख्य कारण जो है वो अर्थ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। हर जगह लैंड जो है वो अलग तरीके का है, तो और लैंड हर अलग तरीके के लैंड में अलग तरीके के मिनरल्स जो है वो प्रोसेसेस होते हैं एंड इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, और वहाँ पर उस तरीके के मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, लेट्स अस नाउ स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू मेजर मिनरल्स इन इंडिया। अब इंडिया के और मिनरल्स जो हैं वो उनके बारे में, मेजर मिनरल्स उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, आगे चलते। फेरस मिनरल्स, मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फेरस मिनरल्स, फेरस मिनरल्स वो होते हैं
जिनमें फेरस का अंश जो है वो ज़्यादा होता है, उनमें सब में जो है आयरन जरूर ही पाया जाता है। दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस, और जो फेरस मिनरल्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मतलब उन्हीं से चीनें वगैरह उसकी बनती है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स, इंडिया जो है वो अच्छी क्वालिटी के फेरस मिनरल्स को एक्सपोर्ट, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करती है जिन देशों के पास है नहीं। आयरन ओर, अब फेरस मिनरल सबसे पहला कौन सा है, आयरन, लोहा। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयरन ओर जो है हमारे इंडस्ट्रीज का जो है मेन अंश है, बैकबोन है, यानी कि इस तरीके से बॉडी का बैक इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही इंडस्ट्रीज का जो है उसके लिए लोहा जो बहुत जरूरी होता है। इंडिया इज एंडोर्ड फेयरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर, इंडिया में आयरन ओर जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन, यहाँ का जो आयरन है वो गुड क्वालिटी का है। और आयरन जो है दो तरीके के ओर से निकाला जाता है ज़्यादातर, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट में आपका 70% लोहा निकलता है और ये सबसे एक्सीलेंट टाइप का है, और इस मैग्नेटाइट से निकले हुए लोहे को इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपका हेमेटाइट ओर है, इससे जो है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में इसका आयरन का इस्तेमाल होता है। ये हमारे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरीके का लोहा निकलता है, इसमें 50 to 60% जो है वो आयरन निकलेगा, मतलब आपका 100% जो है माइका वो होगा हेमेटाइट, तो उसमें 50 से 60% सफ करने पर इतना लोहा निकलता है। 2018 से 19 में जो आपका 90% आयरन ओर है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड से निकाला गया। रिमेनिंग जो 3% था वो अदर स्टेट से निकला। आगे चलिए, कुदरे, कुदरे एक खान है जो आपकी कहाँ पे, कर्नाटक में पड़ती है, और इसमें कन्नड़ मीनिंग इसका जो है वो क्या होता है, घोड़ा। और आपका ये वेलाडीला खान जो है ये कहाँ की है, ये इसका मतलब होता है ऑक्स का हम्प, और ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उड़ीसा, झारखंड, अब ये बेल्ट एरियाज हैं, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, और आपकी बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट, और ये महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अब ये देखिए आप, ये है भारत, ये देखिए बन नहीं पाया सही, इसमें छोटा सा बनाते हैं। पता नहीं किस लिए लाइन हो रही है। अब ये देखिए, ये आपके उड़ीसा झारखंड बेल्ट है, यहाँ पर इसमें आपका बादाम पहाड़, और ये आपकी बादाम पहाड़, ये रही बादाम पहाड़, और दूसरी खान कौन सी, गोवा और नोवामंडी, इसी एरिया में पाई जाती है। और ये बादाम पहाड़ आपकी मयूरभंज और केंद्र जिले में, और आपकी गोवा नोवामंडी खाने कहाँ है, सिंह भूमि में, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में। अब देखिए दुर्ग और चंद्रपुर, ये यहाँ पर ये वाला एरिया जो है दुर्ग और चंद्रपुर, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर है। इसमें आपकी कौन सी खान है, बेलाडीला खान है, यहाँ पर बेलाडीला खान यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर इसके 14 डिपॉजिट है लोहे के, देखिए दिया हुआ 14 डिपॉजिट्स। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस एक्सपोर्टेड टू जापान कोरिया, और यहाँ से जो आयरन ओर है वो कहाँ भेज दिए जाते हैं, जापान कोरिया में भेज दिए जाते हैं। अब देखिए बेल्लारी चित्रदुर्ग चिमकुरु, ये रहा एरिया, बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट, और ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ये
द कुद्रेमुख माइंस इन वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका 100% एक्सपोर्ट यूनिट। यहाँ कर्नाटक में जो कुद्रेमुख खान है, ये इसका 100% लोहा जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट आर नोन टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मानी जाती है, और इसका लोहा जो है पाइपलाइन से दूसरे देशों में मंगलुरु से भेज दिया जाता है। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ये आपकी महाराष्ट्र वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका लोहा निकलता है। दो द ओर्स आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी। महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी भंडारा जिले है, यहाँ पर जो लोहा निकलता है वो हाई क्वालिटी का हालांकि नहीं है, yet they are efficiently exploited। फिर भी यहाँ से निकाला जाता है। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मर्मागांव पोर्ट, और ये आपका मर्मागांव, और ये ऐसा ये यहाँ पर जो मर्मागांव पोर्ट है, यहाँ से जो है आयरन ओर जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैग्नीज एलॉय। मैग्नीज का इस्तेमाल जो है वो स्टील बनाने में और फेरोमैग्नीज एलॉय मतलब मिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। 1 टन स्टील बनाने में लगभग 10 kg मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। इंसेक्टिसाइड बनाने में, पेंट्स बनाने में, यानी कलर वगैरह जो होते हैं, पेंट होता है गेट वगैरह का, उसमें मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है आपके पाए जाते हैं मिनरल्स, और उसके बाद जो है कर्नाटक में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में। नॉन फेरस मिनरल्स, अभी आपने कौन से मिनरल्स पढ़े? फेरस, जिसमें आपके लोहांश पाया जाता है। लोहा जैसे तत्व होते हैं, लोहा जैसी इनमें हार्डनेस होती है, इसलिए उनको बोलते हैं फेरस। अब जिनमें हार्डनेस कम होती है उनको नॉन फेरस बोलते हैं, लोहांश कम पाया जाता है। इंडिया रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। नॉन फेरस मिनरल्स जो हमारे यहाँ कम पाए जाते हैं, इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इनका प्रोडक्शन। हाउएवर दीज मिनरल्स which include copper, bauxite, lead and zinc, gold play a vital role of metallurgical engineering and electrical industries। हालांकि इससे निकलने वाले जो आपके कॉपर है, बॉक्साइट है, लीड है, जिंक है, लोहा, वो कैरब सोना है, इनका जो है इंजीनियरिंग और आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में, मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट। अब हम देखिए कॉपर एंड बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, और मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है और कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में है। देखिए बॉक्साइट, ये जहाँ पर आपका गोल टाइप का ये इस टाइप का निशान होगा, वहाँ पर आपका बॉक्साइट का प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए कहाँ पर है, एक ये रहा, ये भंडारा जिला, ठीक है। अमरकंटक कहाँ है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। बिलासपुर, दुर्ग, ये जो है किसके एरिया है? बॉक्साइट की। बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्युमिनियम, माइका देखिए कहाँ पर, ये ब्लैक कलर के स्पॉट जहाँ नहीं, ये देखो झारखंड में, ये देखो गया में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, राजस्थान के बीबर और अजमेर में। आयरन ओर देखिए, आयरन ओर के फील्ड्स हैं, आयरन ओर की माइंस हैं। आगे चलते। कॉपर इज क्रिटिकली deficient in the desert, and production of copper being malleable, ductile and good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industries। इंडिया में जो कॉपर के जो भंडार हैं, जो रिजर्व हैं, वो
कम है। बीइंग मैलेबल डक्टाइल, ये मैलेबल और डक्टाइल मतलब सॉफ्ट होने की वजह से, और ये गुड कंडक्टर है उसके लाइट, उसके बिजली के करंट के, इसलिए इनको केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल बहुत होता है। बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बालाघाट में। क्षेत्रीय माइन से राजस्थान, और राजस्थान के क्षेत्रीय माइन में सिंह भूमि, जो कि कहाँ पे, झारखंड में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत, मतलब इसका प्रोडक्शन बहुत होता है। अब देखिए बालाघाट, क्षेत्रीय, सिंह भूमि, ये जो है मेन खाने हैं आपकी कॉपर की। बालाघाट कहाँ है, मध्य प्रदेश में। क्षेत्रीय कहाँ है, राजस्थान में। और आपका क्षेत्रीय बोलते हैं, खेतड़ी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और सिंह भूमि कहाँ है, झारखंड। ये तीनों खाने जो कॉपर के हैं, सबसे ज्यादा जो है वो खेतड़ी से निकाला जाता है। बॉक्साइट, दो सेवरल ओर कंटेन एल्यूमिनियम, हालांकि कई ओर्स में एल्यूमिनियम निकलता है, लेकिन बॉक्साइट जो मेन सोर्स है इस तरीके की एल्यूमिनियम निकालने के लिए। ये क्ले लाइक सब्सटेंस होता है। दैट एल्यूमिना एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन, पहले से एल्यूमिना निकाला जाता है और फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रिच एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के डिकम्पोजिशन से ये बनता है। एल्यूमिनियम इज एन important metal because combines strength of metal such as iron, कि ये भी important metal है क्योंकि ये भी जो आयरन की तरह स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होती है, विद एक्सट्रीम लाइटनेस, और ये हल्की और है। आल्सो विद गुड कंडक्टिविटी एंड ग्रेट मैलेबिलिटी, इसकी भी कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसको भी आप बिजली में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैलेबिलिटी, लचीलापन इसमें होता है। मैलेबिलिटी मतलब सॉफ्टनेस, अगर ये इसको मुड़ाया जाए, घुमाया जाए तो ये ब्रेक नहीं होती, हार्ड नहीं है। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक कहाँ है आपका, ये आपका महाराष्ट्र और वो सॉरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है अमरकंटक, जहाँ से आपकी सोन नदी निकली है। मैकाल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, यहाँ पर जो है बॉक्साइट निकलता है। उड़ीसा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग इन 2016। 2016 में उड़ीसा जो था सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट था। पंचपतमाली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर मोस्ट इंपोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन स्टेट। पंचपतमाली जो है वो इस स्टेट में, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर बॉक्साइट निकालता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका कोरापुट, ये उड़ीसा का जो कोरापुट जिला है, सब पंचपतमाली नाम का डिपोजिट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉक्साइट निकलता है। पंचपतमाली यदि पूछ लिया था, पंचपतमाली किस लिए पॉपुलर है। पंचपतमाली जो डिपोजिट है, जो खान है, वो किसकी है, वो आपकी बॉक्साइट की माइन है, और ये उड़ीसा की है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। अभी आप मेटेलिक मिनरल्स पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। माइका इज द मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स एंड लीव्स। ये माइका जो है वो सीरीज ऑफ प्लेट्स, मतलब इसमें कई सारी परतें होती हैं, जब आप इसको हाथ से पकड़ेंगे तो परतें परतें अलग होंगी। इट स्प्लिट्स इजिली इनटू थिन शीट्स, और ये पतली पतली परतों में आसानी से जो है वो स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। दीज शीट्स कैन बी सो थिन, ये इतनी थिन होती हैं कि थाउजेंड्स कैन बी लेयर्ड इनटू माइका शीट्स ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर में हजारों परतें इसमें निकल आते हैं। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से लो पावर लॉस फैक्टर, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेसिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज प्रतिरोधी होती है, मतलब ये वोल्टेज को झेल सकते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है बिजली के उद्योगों में, करंट इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। एंड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द नदर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके डिपॉजिट्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, और कहाँ पे ये, झारखंड में।
छोटा नागपुर प्लेट्यू है आपका, और झारखंड, ये जो है हाई प्रोड्यूसर है किसके, माइका के। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही ये नाम दिए, उसी में ये नाम है, ये एरिया है कोडरमा का, गया और हजारी, इससे मान लीजिए कोडरमा, हया, हजारीबाग, इस तरीके से पूरी एरिया में झारखंड में ये छोटा नागपुर नाम का प्लेट्यू है, उसमें ये माइका निकाला जाता है। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो अजमेर है। सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो माइका निकाला जाता है अजमेर में और नेल्लौर में, दो एरिया है, अजमेर राजस्थान में, नेल्लौर जो है वो आंध्र प्रदेश में। पहला आपका झारखंड, दूसरा आपका राजस्थान, और तीसरा आपका नेल्लौर जो कि आपका कहाँ है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में। हेजार्ड ऑफ माइनिंग, माइनिंग के हेजार्ड क्या है, नुकसान क्या है। एक मिनट, रॉक मिनरल्स रह गए अभी, मतलब पत्थर, जो सिर्फ पत्थर होते हैं उसमें और कोई चीज़ निकलती है, कोई मेटल्स नहीं निकलता है। जैसे आपका लाइमस्टोन, चूना पत्थर, इसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, बिल्डिंग बनाने में करते हैं। इसका कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इट इज़ फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। एंड लाइमस्टोन इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बेसिक मटेरियल है। एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस, और ये जो लोहे की भट्टियाँ होती हैं इसमें लोहे को गलाने के लिए इस लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। लाइमस्टोन का प्रोडक्शन देखिए सबसे ज़्यादा किसमें, देखिए राजस्थान में, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अदर्स। अभी देखिए अब इतनी माइनिंग है, हर जगह हो रही है, इसके नुकसान भी तो, कुछ फ़ायदे हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोडक्शन है होता है तो लाभ होता है इकोनॉमिकली, लेकिन इसके नुकसान भी है। देखिए ये तो, एक तो ये एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है, हेल्थ के लिए ख़राब है। डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स, जो आपके डस्ट है, आपके जो धुआं आ रहा है, इनहेल्ड बाई माइनर्स जो है इसको इनहेल कर लेते हैं, मेक देम वल्नरेबल टू पल्मोनेटरी डिसीजेज, और इनके जो पल्मोनेटरी फेफड़ों की इनको बीमारियां हो जाती हैं। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइंस, और माइन की कोलैप्स होने का डर रहता है कि जब अंदर से हॉलो हो गया, अंदर से मिनरल्स निकाल दिए गए तो बीच में क्या होगा, हॉलो हो गया तो जमीन कभी भी क्या हो सकती है, ऊपर की कोलैप्स हो जाती है और गड्ढा बन जाता है, खतरनाक हो जाता है। और उसमें क्या होता है, कभी कभी फायर इन कोल माइंस में भी क्या हो जाती है, कभी कभी फायर लग जाती है, आग लग जाती है। आपने सुना होगा झारखंड में कभी कभी कि वहाँ पर कोयले में क्या लग गई, अंडरग्राउंड आग लग गई है। तो इससे क्या होता है, वहाँ के रहने वालों को, वहाँ के माइनर्स को बहुत ज़्यादा क्या होता है, नुकसान। आपने मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, कोयले की खान वाली, क्या नाम उसका, क्या नाम, रानीगंज वाली मूवी है, उसमें देखिए किस तरीके से पानी जो है वहाँ से एकदम कोलैप्स करके बाहर निकलता है, ज़मीन फट जाती है तो वहाँ से पानी अंदर जाता है, और वहाँ कितने सारे माइनर्स को जो है नुकसान हो जाता है, अपने जान जो है का जोखिम हो जाता है, वो तो अक्षय कुमार बचा लेता है। द वाटर रिसोर्सेज इन रीजन गेट कंटेमिनेटेड ड्यू टू द माइनिंग, और पानी भी जो, अब देखो उसके साथ पानी जो है वो क्या, उसके साथ ही चल रहा था कोयले की खान के साथ, तो पानी भी इस तरीके से जो है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, और वही वहाँ के माइनर्स वहाँ के लोग पीते हैं, बीमार पड़ते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, बार बार ये मिनरल वेस्ट के डंप होने से और लैंड के खराब होने से सॉइल भी जो है वहाँ की क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इंक्रीज इन स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन, और इससे स्ट्रीम और रिवर पॉल्यूशन, नदी में जो है, नदी का जल जो है वो खराब होने लगता है। देखिए इस पिक्चर में देखिए आप, रिवर पॉल्यूशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना धुंध उड़ रहा है, इससे रिवर पॉल्यूशन से भी क्या फेफड़ों की बीमारियां होती कि नहीं होती हैं। झरिया टू बी शिफ्टेड, कोल फायर कैटास्ट्रॉफी होने की वजह से कोयले में वहाँ पर
जो फायर लग गई उसकी वजह से झरिया जो है वो क्या कर दिया, शिफ्टेड कर दिया गया। कोल यूनिट्स फाइंड 300 करोड़ इन डैमेजेस। कोल यूनिट को 300 करोड़ के डैमेजेस जो है वो फाइन किया गया है। इस तरीके की न्यूज़ आती रहती है। सेफ्टी स्टैंडर्ड वर नॉट इन प्लेस। सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं लिए, सेफ्टी के जो आपके मेजर्स नहीं उठा लिए जा रहे हैं, बिना सेफ्टी के काम किया जा रहा है माइंस में। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ये अंधाधुंध मिनरल्स निकाले जा रहे हैं लाभ के लिए, तो फिर अगली जनरेशन को मिनरल्स कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए मिनरल्स का कंजर्वेशन करना भी जरूरी है कि नहीं? तो हम देखेंगे किस तरीके से मिनरल्स का कंजर्वेशन होगा। वी विल ऑल appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon mineral deposits and substances manufactured from them. हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर है और भी जो आपके इंडस्ट्रीज हैं वो सब किस पर चलते हैं, मिनरल्स पर चल रहे हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल deposits is an insignificant fraction, 1% of Earth's crust. जितना भी हमारे यहाँ का वर्केबल मिनरल डिपॉजिट्स है जहाँ से निकल रहे हैं, ये इनसिग्निफिकेंट है, 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का सिर्फ 1% है। वी आर रैपिड, हमारे मतलब सिर्फ अर्थ क्रस्ट के सिर्फ 1% भाग में ही मिनरल्स है। अगर हम इसका ओवर खर्च करेंगे तो हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा? वी आर रैपिडली कंज्यूम, और हम उसको क्या कर रहे हैं, लगातार कंज्यूम करे जा रहे हैं। रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। देखिए कोयला पेट्रोलियम कितनी स्पीड से हम खर्च कर रहे हैं बनने में। क्या अर्थ जब बनी थी तब ये कोयला पेट्रोलियम बना था, तो इतने ही वर्ष फिर लगेंगे बनने में। तो हमें अगर इतनी स्पीड से खर्च करेंगे तो फिर आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगा ही नहीं। द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो। इन मिनरल्स को, मेटल्स को बनने में जियोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है बहुत स्लो होती है, धीमे धीमे बनते हैं। द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट आर इनफाइनेटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। जो कंजम्पशन की प्रेजेंट रेट है, जिस तरीके से हम जिस स्पीड से कंजम्पशन कर रहे हैं उतनी स्पीड से इन मिनरल्स का, मेटल्स का रिप्लेनिशमेंट, निर्माण नहीं होता है और कम मात्रा में होता है। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं फाइनाइट, एक सीमित मात्रा में, और नॉन रिन्यूएबल मतलब इनको एक बार खर्च आप कर देंगे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर आवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। रिच मिनरल डिपॉजिट जो है कंट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी मिनरल डिपॉजिट हमारे पाए जाते हैं वो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। बट शॉर्ट लिव्ड पोजिशंस, लेकिन कम मात्रा में है तो उनका इस्तेमाल भी जो है हमें सही मात्रा में करना होगा, सही तरीके से, और उनको कंजर्व करके भी रखना पड़ेगा। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन कम फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ अलॉन्ग विद द डिक्रीज इन क्वालिटी। जब कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो वो मिनरल्स जो है कम हो रहे हैं, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट, इनकी कीमत जो हो रही है वो बढ़ रही है, क्योंकि मिनरल्स एक्सट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर डेप्थ, जमीन के और अंदर गहराई से जो है इनको निकाला जा रहा है, तो ये मिनरल्स जो है वो इनके निकलने की जो कीमत है वो ज़्यादा हो रही है। एक कंसर्टेड एफर्ट्स हैज टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज अवर मिनरल रिसोर्सेज इन ए प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। एक कंसर्टेड एफर्ट हैज टू मेड, बहुत एक सोचा समझा जो है प्रयास करना पड़ेगा, जिससे जो है हमारे मिनरल रिसोर्सेज जो है वो प्लान और सस्टेनेबल मैनर में जो है उनका इस्तेमाल, यूज किया जा सके। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी नीड टू बी कंस्टेंटली इवॉल्व, अलाउ यूज टू लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट। हमारे जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है उसको ज़रूरत है कि उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, इससे जो है इन मेटल्स की, मिनरल्स की हमको लो कॉस्ट भी उठानी पड़े। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, अब हमको इन मेटल्स की लो कॉस्ट कब उठानी पड़ेगी, तो जो हमारे यहाँ मिनरल्स हैं उनको हम रिसाइकिल करके इस्तेमाल करने। यूजिंग स्क्रैप मेटल्स मतलब जो
जो खराब मेटल है उसका भी हम इस्तेमाल कर लें, एंड अदर सब्सटीट्यूट, और इसके दूसरे सब्सटीट्यूट भी ढूंढ करके उसका इस्तेमाल करें। यही तरीका है कि हम अपने जो आपके मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उनको कंजर्व करके चल सकते हैं, और हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ये मिनरल्स जो है वो बने रहेंगे। अगर हम इसी स्पीड से इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से, तो फ्यूचर के लिए बचेंगे नहीं। एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटी। अभी तो हम पढ़ रहे थे मिनरल्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि जो आपका बिजली आती है, करंट आती है, उसकी क्या मतलब साधन है, किस किस चीज़ से हमको एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, आपका जल विद्युत है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, विंड एनर्जी है, और आपको यूरेनियम एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है। ये सब किसके संसाधन है? आपके एनर्जी के संसाधन है। इट इज़ नीडेड टू कुक, प्रोवाइड लाइट, हीट एंड प्रोपल व्हीकल्स एंड डायरी मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। एनर्जी की ज़रूरत जो होती है कुकिंग करने के लिए, और आपका लाइट के लिए, हीट के लिए, और व्हीकल्स चलाने के लिए, मशीनरी चलाने के लिए होती है। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी जो है वो आपकी कोल से, ऊर्जा जो है आपकी कोयले से, पेट्रोल से, नेचुरल गैस से, यूरेनियम से प्राप्त की जा सकती है। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? इसमें क्या क्या इंक्लूड है? फायरवुड, यानी जंगल से लाने वाली लकड़ी, इसको हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैटल डंज, केक, जानवरों के कंडे, गोबर के कंडे, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपके कन्वेंशनल जो है सोर्सेज हैं, यानी पुराने तरीके के सोर्सेज हैं। नॉन कन्वेंशनल वो हैं जैसे जो अभी नए स्टार्ट हुए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। फायरवुड एंड कैटल डंज केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। लकड़ी और उपले का इस्तेमाल जो है ग्रामीण भारत में ज़्यादातर होता है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट, मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायर्ड इन रूरल हाउस होल्ड इज मेट बाई दीज टू। गाँव के एरिया की जो 70% एनर्जी नीड है, वो रिक्वायरमेंट जो है वो इन्हीं दोनों चीज़ों से, फायरवुड से और कैटल से, डंज से होती, डंज केक से होती है। कंटिन्यूएशन ऑफ दीज इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया। अब इनकी भी जो है लकड़ी की और काऊ डंज केक की भी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो लकड़ी क्या भी, लकड़ी की प्राप्ति जो है, उपलब्धि कम हो रही है। फॉर एवर यूजिंग डंज केक टू इज़ बीइंग डिस्करेज। अब डंज केक का इस्तेमाल भी जो है कम किया जा रहा है, क्योंकि इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मैन्यूर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब जो आपके कंडे हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो कम किया जा रहा है, क्योंकि इसको जो है एग्रीकल्चर, जो आपका गोबर है जिससे कंडे बनाए जाते हैं, उपले बनाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल जो है मैन्यूर में किया जा सकता है। इसलिए इसका यूज भी जो है, कंडों का यूज भी कम होने लगा है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं? कन्वेंशनल मतलब पुराने तरीके वाले जो अभी तक चलते आए, उनमें से आपका पहला कौन सा? कोयला। इन इंडिया कोल, देखिए आप जब आपके औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल आपका रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में, तो वहाँ किस लिए हुआ था? क्योंकि वहाँ पर कोयले की प्राप्ति हो गई थी, और कोयले से क्या चलने लगी थी? मशीनें चलने लगी थी। तो इतना पुराना संसाधन है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं। इज एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल यानी जैविक तेल के रूप में ये पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशंस एनर्जी नीड्स, ये देश की बहुत ज़्यादा एनर्जी नीड्स को पूरा करता है। इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, बिजली बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। टू सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स, और इससे बनी हुई बिजली जो है वो डोमेस्टिक नीड्स के लिए भेजी जाती है और इंडस्ट्री चलाने के लिए भी भेजी जाती है। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए
हाईली किस पर डिपेंड है? कोल पर। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, जैसा कि आप पहले से जागरूक हैं, दैट कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स। जो आपका कोयला है वो प्लांट मटेरियल के कंप्रेशन से बनता है। नहीं, कई दिनों तक ये प्लांट जो है जब ज़मीन में दबे रहते हैं, कई दिनों तक नहीं, कई लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक जब दबे रहते हैं, तो वो कंडेंस होकर के क्या बन जाते हैं? कोल बन जाते हैं। क्योंकि ये कोल की माइन है। ये देखिए किस तरीके से व्यू फ्रॉम इनसाइड ऑफ कोल माइन। ये कोल माइन के इनसाइड का जो है व्यू है। ये मशीनों से जो है कोयले का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, काट के निकाला जा रहा है। डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट। जब प्लांट्स डिके होते, सड़ते हैं और दलदल बन जाते हैं, तो फिर वो बाद में जब सूखते हैं तो जम करके क्या बन जाता है? पीट, यानी कि नया खराब वाला कोयला बन के तैयार हो जाता है। विच हैज ए लो कार्बन, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, और इसकी कैपेसिटी भी जो है कम होती है। सबसे ख़राब वाला कोयला जो होता है पीट होता है, ये जल्दी बन जाता है और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से धुआं ज़्यादा छोड़ता है, कार्बन जो है वो कम होता है, यानी एनर्जी कंटेंट कम होता है। लिग्नाइट इज ए लो ग्रेड ब्राउन कोल। लिग्नाइट भी जो है लो ग्रेड, जो सबसे लो ग्रेड का कोयला होता है। सबसे लो ग्रेड का पीट, फिर उसके बाद लिग्नाइट। विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, इसमें भी जो है मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है और सॉफ्ट होता है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व आर इन नवेली। सबसे बड़ा जो आपका लिग्नाइट कोयले का भंडार जो है वो कहाँ पाया जाता है? नवेली, तमिलनाडु में। आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में होता है। कोल हैज़ बीन बरी डीप एंड सब्सट्रैक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज बिटुमिनस। वो कोयला जो सबसे डीप में प्राप्त होता है एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, और जो सबसे ज़्यादा तापमान देता है वो होता है आपका, सबसे ज़्यादा गर्मी देता है, ऊर्जा देता है, वो बिटुमिनस कोल होता है। सबसे लो क्वालिटी का पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर कोल, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोल जो है वो बिटुमिनस कोल है कॉमर्शियल यूज के लिए। मेटलर्जिकल कोल इज़ हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। मेटल बनाने के लिए बिटुमिनस कोल का ही इस्तेमाल होता है। विच हैज़ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। आपके जो आपको लोहा गलाने वाली जो भट्टियाँ होती हैं उसमें बिटुमिनस कोल का ही इस्तेमाल होता है। एंथ्रेसाइट इज़ द हाईली क्वालिटी हार्ड कोल। एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे हाई क्वालिटी का हार्ड कोल होता है। ये दोनों पीट और लिग्नाइट जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट जो है वो आपके हार्ड कोल है। In India, coal occurs in rock series of two main geological ages, namely Gondwana and Little, over 200 million years in age, in tertiary deposits, which are only about 55 million years old. भारत का कोयला जो है दो जियोलॉजिकल एजेस में बना है, यानी दो समय, अलग अलग दो समय में बना है। नंबर 1 गोंडवाना एज में, गोंडवाना एज, और दूसरा आपका गोंडवाना एज ए लिटिल लगभग 200 साल पहले, गोंडवाना एज में 200 साल पहले ये कोयला बना इन टर्सरी। और दूसरा जो है आपका टर्सरी डिपॉजिट है, एक गोंडवाना और एक टर्सरी, दो डिपॉजिट्स, दो समय के डिपॉजिट हैं। ये टर्सरी डिपॉजिट्स तो आपका लगभग 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और ये आपका गोंडवाना वाला 200 या 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड अगो का ये कोयला है, इनका निर्माण हुआ है। आगे देखिए, द मेजर रिसोर्सेस of Gondwana coal, which are metallurgical coal, are located in दामोदर वैली। गोंडवाना कोल जो है, जो मेटल गलाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ये दामोदर वैली में सबसे ज़्यादा निकलता है। किस में निकलता है? दामोदर वैली में, यानी दामोदर नदी जो कि वेस्ट बंगाल में है, इसमें सबसे अच्छा कोयला जो कि आपका
गोंडवाना एज का बना हुआ है। गोंडवाना एज यानी 200 मिलियन ईयर अगो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग हुए थे। ये आपका झरिया में, रानीगंज में, बोकारो में ये आपका गोंडवाना कोल जो है पाया जाता है। द गोदावरी महानदी, सोन, भद्रा रिवर आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। आपकी गोदावरी महानदी, सोन, भद्रा नदी में भी आपका कोयला डिपॉजिट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कोयला डिपॉजिट किसमें? दामोदर वैली में, जो कि झारखंड में। उसके बाद गोदावरी महानदी, सोन में भी है। टर्सरी कोल ऑकर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। और टर्सरी कोल जो है यानी हिमालयन कोल, ये आपका मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, यहाँ से ये टर्सरी कोल का ये डिपॉजिट है, ये मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। रिमेंबर, कोल इज बल्की मटेरियल, भारी मटेरियल होता है। लूज वेट ऑन यूज होने पर ये अपना वेट जो है लूज कर देता है। हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड और नियर द कोल फील्ड, इसीलिए जो कोयले से चलने वाले इंडस्ट्रीज जो है वो इसके पास, जहाँ ये निकलता है, जहाँ इसके भंडारण है, रिजर्व है, वहीं पर इस तरीके के इंडस्ट्रीज खोल जाते हैं। तभी आपने देखा होगा आपके आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, सभी जो आपके झारखंड में मिलते हैं, क्योंकि झारखंड में क्या है आपका कोयला है, लोहा है, लोकली मिल जाता है, तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज वहीं लोकली ऑपरेट्स होती हैं। अब कोयले के बाद हम दूसरा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स देखेंगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। कोयले के बाद पेट्रोलियम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, लुब्रिकेटिंग मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम जो है हीट के लिए, लाइटनिंग के लिए और लुब्रिकेट्स के रूप में, मशीनरी में और रॉ मटेरियल के रूप में इसका निर्माण मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल में इनका यूज़ होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है नोडल इंडस्ट्रीज का काम करती हैं फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। यानी ऐसा पॉइंट बन जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज वाला एरिया, जहाँ पर आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी खुल जाते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री भी वहीं खुल जाते हैं जहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं। क्योंकि पेट्रोलियम रिफाइनरी से एक्स्ट्रा पदार्थ जो निकलते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्रीज में कर लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप। ज़्यादातर पेट्रोलियम जो है वो हिमालयन हिल्स के जो एंटीक्लाइन है, एंटीक्लाइन क्या होता है आपका, ये हिल्स वाला एरिया जो है, इस तरीके की पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं, एंटीक्लाइन बोलते हैं। और इसमें आपके फॉल्ट वगैरह पड़ जाए, क्रैक्स, जैसे आपकी ये क्रैक्स है अंदर ही, इनको क्या बोलेंगे, फॉल्ट्स। इनमें आपके पेट्रोलियम जो है वो इनकी तहों में, लेयर्स में पेट्रोलियम जो है भरा रहता है। इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग, एंटीक्लाइंस और डोम्स, it occurs where oil is trapped in the crest of the upfold. In region of folding, पहाड़ियों के फोल्डिंग वाले एरिया में, एंटीक्लाइंस, एंटीक्लाइंस मतलब पहाड़ी वाले, उठाव वाले एरिया में, डोम्स वाले एरिया में, जो आपका पहाड़ी वाले एरिया होते हैं उनमें जो है ये ऑकर होते हैं, वहाँ पर ये बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑयल जो ट्रैप हो जाता है और वहीं पर अपना निर्माण इनका होता है। द ऑयल बियरिंग लेयर इज ए पोरस लाइमस्टोन सैंडस्टोन। ऑयल बेरिंग लेयर जो होती है वो लाइमस्टोन या सैंडस्टोन की होती है। विच ऑयल में फ्लो, इनमें ऑयल जो है फ्लो कर लेता है। द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर्स। ये ऑयल जो है राइजिंग होने से या सिंकिंग होने से रुकती है, किसकी वजह से, नॉन पोरस लेयर्स। जब लेयर इनकी पहाड़ियों की लेयर नॉन पोरस होती है, बहुत हार्ड होती है, तो ऑयल जो है उनमें ना ही सिंक होता है और ना ही राइज हो पाता है। पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स।
पेट्रोलियम जो है वो पोरस और नॉन पोरस दोनों तरीके की रॉक्स में पाया जाता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली ऑकर्स एबव द ऑयल। गैस लाइटर होने की वजह से, हल्की होने की वजह से ऑयल से ऊपर पाई जाती है। मुंबई हाई, गुजरात, असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। मुंबई हाई जो है और गुजरात और असम, तीन जगह जो है इंडिया में सबसे अधिक पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है। फ्रॉम द मैप लोकेट 3 मेजर ऑफ शोर फील्ड ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अंकलेश्वर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। और अब गुजरात में सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड जो है वो अंकलेश्वर है। असम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। असम सबसे पुराना तेल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ पर डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन आर द इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन स्टेट्स। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं वो आपके डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन network. Natural gas is also emerging as a preferred transport fuel and cooking fuel at homes. COD जो है यहाँ पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। COD मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नेचुरल गैस इज आल्सो इमर्जिंग, यहाँ पर नेचुरल गैस भी निकलती है एज ए परफेक्ट प्रिफर्ड ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट में फ्यूल में आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है नेचुरल गैस। एंड कुकिंग फ्यूल एट होम, और इससे निकलने वाला जो CNG है और PNG है वो किस में इस्तेमाल होता है? घरों में इस्तेमाल हो रहा है एज ए कुकिंग फ्यूल के रूप में। इंडिया मेजर गैस रिजर्व आर फाउंड इन मुंबई। इंडिया के मेजर गैस रिजर्व जो है मुंबई हाई में पाए जाते हैं। अलाइड फील्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट, जो कि इसके सबसे पश्चिमी किनारे पर सबसे ज़्यादा तेल निकलता है। विच आर सप्लीमेंटेड बाई फाइंड्स इन द कैम्बे बेसिन, और इसके साथ में ही जो है खंबात की खाड़ी में भी जो है तेल के फील्ड पाए गए हैं, जहाँ पर देश का काफ़ी मात्रा में तेल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। अलोंग द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट मतलब ये 7 सिस्टर्स वाला जो एरिया है उस पर न्यू रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड। नेचुरल गैस के नए रिजर्व मिले हैं इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी का जो बेसिन है, वैली वाला एरिया है, इसमें भी तेल के नए भंडार मिले हैं। द फर्स्ट 1700 किलोमीटर है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन। हमारे देश की सबसे बड़ी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कौन सी है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ये हजीरा आपकी कहाँ पड़ती है? गुजरात में। विजयपुर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक जो है क्रॉस करती है। लिंक्ड मुंबई हाई एंड बेसिन, इसको जो है मुंबई हाई और बेसिन से भी क्या कर दिया गया? लिंक कर दिया गया। विद वेरियस फर्टिलाइजर्स पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ के कई सारे फर्टिलाइजर्स पावर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इससे इनको क्या कर दिया गया? कनेक्ट कर दिया गया। यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर से जो गैस आती है वो देश के जो आपके फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनसे ये कनेक्टेड है। दिस आर्टरी प्रोवाइडेड इम्पेटस टू इंडियन गैस मार्केट डेवलपमेंट। ये आर्टरी या ये पाइपलाइन जो है वो इंडियन गैस मार्केट के डेवलपमेंट में बहुत सहायक है। ओवरऑल इंडिया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ एक्सपेंडेड ओवर 10 टाइम्स फ्रॉम 1700 किलोमीटर टू 500 kilometers of cross country pipelines and is expected to soon reach over 34,000 kilometer। अब इंडिया का जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1700 किलोमीटर से बढ़ करके 18,500 किलोमीटर तक इसकी पाइपलाइन बढ़ चुकी है, और आगे ये 34,000 किलोमीटर तक इसकी बढ़ने की संभावना एक्सपेक्टेशन है। एंड कंज्यूमिंग मार्केट अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और इसको कंज्यूम करने का मार्केट जो है पूरे देश में
इंक्लूडिंग ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पूरे भारत में इसका कंज्यूमिंग मार्केट्स ओपन हो जाएगा। Electricity has such a wide range of application in today, but that is per capita consumption is considered as the index of development. इलेक्ट्रिसिटी जो है भारत में इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है। इट्स पर कैपिटा इन कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। इसका पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वेज। इलेक्ट्रिसिटी मेनली दो तरीके से बनती है, रनिंग वाटर से और हाइड्रो टर्बाइन टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बाई बर्निंग अदर फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एक तो पानी के बहाव में टर्बाइन लगा करके बिजली बनाई जाती है और दूसरा कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से टर्बाइन बनती। टर्बाइन चला करिए बस बशर्ते ये है कि टर्बाइन चलती किससे, पानी से चल रही है, कोल पेट्रोलियम से। वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम। एक बार बिजली बन जाती है तो बनने के बाद सेम हो जाती है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पानी से बनी है या कोल या पेट्रोलियम से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाई फास्ट फ्लोइंग वाटर। ये फास्ट फ्लोइंग तेज बहता हुआ पानी होता है, उससे बनती है और रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि पानी तो लगातार बहता ही रहता है तो लगातार बनती रहती है। इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लाइक भाखड़ा नांगल दामोदर वैली कॉरपोरेशन कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये भारत की जितनी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो नदियों पर बनी बांध बने हैं, इनसे सबके से जो है बिजली जो है बनाई जा रही है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पेट्रोलियम और कोल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके टर्बाइन चला के बनाई जाती है। द थर्मल पावर स्टेशंस यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल्स फ्यूल। इनमें जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है, मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अभी तक हम पढ़ रहे थे कन्वेंशनल सोर्स, यानी प्राचीन, मतलब जो पुराने चले आ रहे हैं, पारंपरिक। अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल, जो कि पारंपरिक नहीं है, इनका चलन जो है अभी नया ही हुआ है। The growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on the fossil fuels such as coal, oil and gas. एनर्जी के बढ़ते हुए यूज ने अब लोगों को, लोग घरों में भी एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है, तो इसके बढ़ते हुए यूज ने लोगों के जो डिपेंडेंट है वो कोल और ऑयल पर ज़्यादा हो गए हैं। राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल, जिससे क्या हो गया, प्राइस उसके ऑयल के और गैस के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज, और उनका पोटेंशियल जो है वो ऑयल का, गैस का कम हो गया है। विच इन टर्न हैज सीरियस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्रोथ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा क्या सीरियस है। मोर एवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो कॉजेज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और ये इंक्रीजिंग यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलियम कोयला जो इस्तेमाल हो रहा है, इससे पर्यावरण जो है वो क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। हैंस देयर इज ए प्रेसिंग नीड टू यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी। इसलिए ज़रूरी है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करें, जैसे लाइक सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल से जो एनर्जी निकलती है उसका। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद एबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड बायोमास। इंडिया में सनलाइट, वाटर और बायो जीव जो है वो पर्याप्त मात्रा में। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी, इसमें बिजली बनती है। इसमें क्या होता है, यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यूरेनियम को इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स।
एटम्स का स्ट्रक्चर चेंज करके इससे बिजली बनाई जाती है। यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड। यूरेनियम और थोरियम जो है वो झारखंड में मिलते हैं, अरावली रेंजेस में मिलते हैं ये। जनरेटिंग एटम पावर, और इनसे इनका इस्तेमाल करके एटम पावर बनाया जाता है, एटॉमिक एनर्जी बनाई जाती है। मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला, इसका भी इस्तेमाल जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए सोलर एनर्जी। इंडिया इज द ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री यानी गर्म कंट्री है। इट हैज़ एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टेपिंग सोलर एनर्जी, इसमें सोलर एनर्जी प्राप्त करने के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सनलाइट से क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच सकती है वहाँ पर रूरल रिमोट एरियाज में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग हो रहा है। बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, इसमें बड़े सोलर प्लांट लगा दिए जाते हैं। विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड। फायरवुड एंड डंज केक, जिससे जो है फायरवुड और डंज केक का इस्तेमाल जो है गाँव में मिनिमाइज हो गया है। विच इन टर्न विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इससे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करने में भी, और मैन्यूर का जो खेती में यूज होता है उसको बढ़ाने के लिए भी जो है इसका कंट्रीब्यूशन है। यानी जब सोलर एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी है तो काउडंज इस्तेमाल नहीं होते हैं केक बनाने के लिए, और उस काउडंज का इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर में कर लिया जाता है, और उसके धुएं से जो है एनवायरनमेंट भी ख़राब नहीं होता है, यानी एनवायरनमेंट भी बच रहा है और मैन्यूर भी खेतों को मिल रहा है सोलर एनर्जी इस्तेमाल होने के। विंड पावर, जहाँ पर खाली बड़े बड़े एरिया होते हैं जहाँ पर लोग रह नहीं रहे तो वहाँ पर विंड एनर्जी बनाने के लिए बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं। इंडिया हैज़ पोटेंशियल ऑफ विंड पावर, यहाँ पर भारत में विंड पावर बनने का भी पोटेंशियल है, क्षमता है। द लार्जेस्ट विंड पावर क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। भारत में सबसे बड़ा जो प्लांट है इसका वो तमिलनाडु में बना हुआ है, नागरकोइल से लेकर के मदुरई तक। अपार्ट फ्रॉम दीज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कर्नाटक, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी इस तरीके के विंड पावर प्लांट के लगाए गए हैं। नागरकोइल एंड द जैसलमेर आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। नागरकोइल और जैसलमेर जो है सबसे इफेक्टिव विंड एनर्जी सेंटर्स माने जाते हैं। अब आइए बायोगैस। श्रब्स फ्रॉम वेस्ट एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। श्रब्स घास फूस झाड़ियाँ और आपका एनिमल वेस्ट जो है, ह्यूमन वेस्ट जो है वो बायोगैस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और बायोगैस जो इससे निकलती है इसका इस्तेमाल जो डोमेस्टिक कंजम्पशन में गाँव में किया जाता है। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड्स गैस, ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन से गैस निकलती है विच हैज़ हायर थर्मल एफिशिएंसी इन द कंपैरिजन टू केरोसिन, डंज केक और चारकोल्स। इस गैस की जो आपकी एफिशिएंसी है वो केरोसिन, डंज केक और चारकोल से भी ज़्यादा है। बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्यूनसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। ये बायोगैस प्लांट्स जो है म्यूनसिपलिटी भी लगाती है और आपका इंडिविजुअल लेवल यानी लोग जो है खुद भी इनको लगवा लेते हैं। द प्लांट यूजिंग कैटल डंस आर नॉन गोबर गैस प्लांट, वो प्लांट जिनमें कैटल का गोबर इस्तेमाल किया जाता है उनको गोबर गैस प्लांट कहते हैं। दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट, ये दोहरे जो लाभ है फार्मर्स को देते हैं। फ्रॉम द एनर्जी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मैन्यूर, ये आपका एनर्जी देते हैं मतलब ऊर्जा हमको मिलती है और मैन्यूर का क्वालिटी भी बढ़ाते हैं। बायोगैस इज बाई फार द मोस्ट एफिशिएंसी यूज ऑफ कैटल डंज, बायोगैस जो है वो कैटल डंज का सबसे बेहतर यूज है। कैटल डंज इधर उधर पड़ता है सड़ता है उसकी वजह तो पर्यावरण को भी खराब करता है, लेकिन जब वो बायोगैस प्लांट में पड़ जाता है तो इधर उधर बदबू भी नहीं फैलती है और उससे जो आपका एनर्जी निकलता है वो घरों में, गाँव के घरों में इस्तेमाल हो जाता है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्यूर एंड आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्यूर टू बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड वुड
एंड काउ डंग केक्स। ये मैन्यूर की क्वालिटी बढ़ाता है, इससे जो बचा हुआ कचरा बनता है वो मैन्यूर बन जाता है। और लॉस ऑफ ट्रीज, ट्रीज भी नहीं कटते हैं क्योंकि बायोगैस से जो एनर्जी मिलती है उससे खाना बन जाता है। और बचे हुए जो गोबर बचता है उससे क्या बन जाता है, मैन्यूर बन जाता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो वुड बर्निंग है वो, काउ डंग बर्निंग जो है, केक बर्निंग है, वो भी बच जाती है। टाइडल एनर्जी, समुद्र में जो समुद्र होता है, ओशन जो होता है, उसकी लहरों में जो टाइड आता है, उनकी लहरों के जो वेव के जो आपका प्रेशर है, उसके प्रेशर से जो एनर्जी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी या फिर ओशियनिक टाइड एनर्जी। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द इनलेट्स। आपके समुद्र से सटे हुए जो इनलेट्स हैं, जो धाराएं जो अंदर की तरफ आती हैं, इनलेट्स मतलब स्ट्रीम्स। ड्यूरिंग द हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट। जब हाई टाइड आता है तो इनलेट में पानी भर जाता है एंड गेट ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड। और ये जो गेट जब बंद हो जाता है तो अंदर ही पानी फंसा रह जाता है। आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट फ्लोज बैक टू द सी बाय अ पाइप। बाद में पानी पाइप के थ्रू बाहर निकाला जाता है एंड कैरीज इट थ्रू ए पावर जनरेटिंग टरबाइन। और वहाँ पर क्या लगा दी जाती है, पावर जनरेटिंग टरबाइन, जिससे कि बिजली बनती रहती है। इन इंडिया द गल्फ ऑफ खंबात, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, खंबात में और गल्फ ऑफ गुजरात में जो है बिजली जो है इस तरीके की बनाई जाती है। एंड गंगाटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ द बंगाल प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। ये रहा आपका भारत। और भारत के इस हिस्से में जहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ खंबात है और गल्फ ऑफ कच्छ है। यहाँ पर यहाँ गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पर एक गल्फ ऑफ कच्छ, और ये यहाँ पर सुंदरबन और ये गंगेटिक डेल्टा। यहाँ पर जो है एनर्जी जो है, ये टाइडल एनर्जी का निर्माण करने के लिए आइडियल कंडीशंस प्राप्त होते हैं। जियोथर्मल एनर्जी, यानी जमीन के अंदर से जो हॉट वाटर फव्वारे निकलते हैं, जो शावर्स निकलते हैं, उनसे जो बिजली बनाई जाती है, जो एनर्जी बनाई जाती है, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इट रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। के अंदर से जो हीट आ रही है, उस हीट का इस्तेमाल करके हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर। अर्थ जो है लगातार क्या हो रही है, हॉटर हो रही है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे हम अर्थ की गहराई में जाएंगे, अर्थ जो होती है क्या होती है, गर्म होती चली जाती है। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, जहाँ जियोथर्मल टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा अर्थ में अंदर की तरफ जाने पर गर्मी जो है बढ़ती चली जाती है। हाई टेम्परेचर हो जाता है आर फाउंड एट द शैलो डेप्थ। जो अर्थ के ऊपर की तरफ जो टेम्परेचर है उससे तुलना में जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, वहाँ गर्मी होती है, वहाँ हीट होती है। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट। और अंदर से आने वाला जो पानी है बाहर जब निकलता है तो इस हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बिकम हॉट, गर्म हो जाता है। इट इज़ सो हॉट, ये इतना गर्म होता है, व्हेन इट राइजेज द अर्थ सरफेस, जब ये सरफेस पर आता है, इट टर्न इनटू द स्ट्रीम, तो ये भाप जब बाहर निकलता है तो भाप बन जाता है एकदम। दिस स्टीम इज़ यूज टू ड्राइव टर्माइंस। इस स्टीम जब जब भाप बनता है, स्टीम बनती है, तो इस स्टीम का इस्तेमाल जो है वो टरबाइन चलाने के लिए करते हैं एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। देर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग इन इंडिया। भारत में कई हंड्रेड जो है इस तरीके के हॉट स्प्रिंग्स हैं दैट कुड बी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे बिजली बनाई जाती है। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेटअप इन इंडिया। 2 ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो हैं भारत में बनाए गए हैं जो कि जियो थर्मल एनर्जी चलते हैं। वन इज लोकेटेड इन पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। एक तो आपका हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा आपका लद्दाख वैली में, लद्दाख में पूगा वैली। एक तो पार्वती वैली में, दूसरा पूगा वैली में। पार्वती वैली आपकी कहाँ है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, और दूसरी लद्दाख में।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। अब एनर्जी रिसोर्सेस जो है एक लिमिटेड मात्रा में ही है, तो इनका कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। लेकिन इनका कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स है वो भी इनका इस्तेमाल कर सकें। एनर्जी इज़ ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश के विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए एनर्जी जो है सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। एवर सेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक यूज, ये सभी यूज के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंट सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरली रिक्वायर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन ऑपरेशनल। देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है प्लान्स इम्प्लीमेंटेड के जो प्लान है, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान जो है उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है कि सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हमारी आज़ादी हुई है, रिक्वायर्स, देश को बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज़ बीन स्टेडिली राइजिंग। तो जब हमारे देश के विकास करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो एनर्जी का यूज बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि देश का विकास करना है तो एनर्जी का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप द सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। इस वजह से ये ज़रूरी है कि एनर्जी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, मतलब एनर्जी को इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए कि नेचर का भी नुकसान ना हो और हम भी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएँ। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन and increase use of renewable energy resources are twin plank of sustainable एनर्जी कंजर्व। एक तो हम एनर्जी बचाएं और दूसरा जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का हम इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये दो तरीके के हैं जिससे हम एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं। नंबर 1 एनर्जी कंजर्वेशन और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्सेज का यूज़। ये दो तरीके हैं जिनसे कंजर्वेशन किया जा सकता है एनर्जी का। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है अभी हाल के समय में ऐसा देश है जो एनर्जी का सबसे लीस्ट एफिशिएंट एनर्जी का यूज़ करता है। वी हैव टू अडॉप्ट ए कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। अब हमें अगर अपने देश का सही विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो इनका जुडिशियस इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनको कंजर्व करके चलना पड़ेगा। नॉन कंजर्वेटिव आपके एनर्जी रिसोर्स का इस्तेमाल करना होगा। जिस तरीके से एनर्जी का हम एफिशिएंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न सिटीजन वी कैन डू अवर बिट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल। तो हम एज ए सिटीजन इंडिविजुअल व्हीकल को न चला करके जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करें, जिससे कि एनर्जी का जो है कंजर्व कर सकें। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। जब बिजली का हम यूज नहीं कर रहे हैं तो जो बिजली है उसको क्या करते हैं? स्विच ऑफ कर दें। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस। पावर सेविंग करने आजकल देखिए कितने पावर सेविंग डिवाइसेस इम्प्लीमेंट चले हैं, उनको इस्तेमाल करें। एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। एनर्जी सेव जो है वही एनर्जी प्रोड्यूस का साधन है। Chapter is finished. If you like my teaching and you like my please subscribe, like and share my video. If you have any confusion or any question, please ask me in comment box.